हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हो सकते हैं वो सारे मैंने पिक किए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो समझ लो आपका लॉस्ट स्प्रिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको जो है इन चैप्टर्स में मतलब इंग्लिश के अंदर जो है ऐसे क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे कि आपको कुछ पैराग्राफ दिया होगा 6 लाइन 7 लाइन का, आपको इसे पढ़ना होगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखे हो ना और इसे बिना पढ़े भी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। लेकिन एक बार आप सबसे पहले फटाफट इसे पढ़ लो। ओके, आप लोगों ने अब इसे पढ़ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि हाउ डिड द ऑथर रीच सीमापुरी, क्योंकि जो ऑथर है ना वो सीमापुरी किस तरह से पहुंचा। तो ऑथर जो है, क्योंकि उसके जो कॉन्टैक्ट थे ना वो रैग पिकर से थे, इसी वजह से वो वहां पर आसानी से पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द फ्रेज डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, मतलब इसमें किस फ्रेज को जो है वो शो कर रहा है। हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट द कंडीशन ऑफ रैग पिकर, की रैग पिकर का कंडीशन जो है वो आखिर वहां पर किस तरह से है। तो रैग पिकर जो है वो वहां पर बहुत ही ज्यादा एक तरह से अनफिट, हम कह सकते हैं कि एक फिट तरह से बहुत ही ज्यादा अनफिट प्लेस है जहां पर कोई भी ह्यूमन जो है वहां पर रह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन सी है, विच पीपल केम टू रिसाइड इन सीमापुरी, की कहां से लोग जो है आए थे सीमापुरी में रहने के लिए। तो ऐसे लोग जो कि बांग्लादेश से निकल के, मतलब बांग्लादेश में उनके जो घर वगैरह थे वो खराब हो गए थे, टूट गए थे, इसी वजह से वो वहां से निकल कर आए और वो वहां पर से फिर बाद में सीमापुरी आए थे। नेक्स्ट है कि हाउ वाज सीमापुरी अर्लियर, कि पहले सीमापुरी जो है वो किस तरह से था। तो अगर पहले बात करें तो एक तरह से अनइनहेबिटेटेड था, मतलब ज्यादा बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल गंदा इलाका जो है पूरा पड़ा हुआ था, हर जगह कचरा ही कचरा था। तो पहले का सीमापुरी बिल्कुल ऐसा ही वहां पर दिखता था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इस पैराग्राफ को भी आप फटाफट पढ़ लीजिए। ओके, अब आपने पढ़ लिया होगा। अब हम करते हैं हमारे पास क्वेश्चन कि द फ्रेज ट्रांजिट होम, तो ट्रांजिट होम से आपका क्या मतलब होता है। तो ट्रांजिट होम मतलब कि एक ऐसा घर जो कि बहुत कम समय के लिए बना होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से टेम्पोररी, मतलब बहुत ही कम समय के लिए बना हुआ जो कि अब वहां से वो कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो उस तरह को हम कहते हैं कि टेम्पोररी होम या फिर ट्रांजिट होम भी हमारा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिटी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब कि आपको जो है आइडेंटिफाई करना है फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन सेंटेंस, कि गार्बेज टू देम, की गार्बेज मतलब कि कूड़ा करकट था ना वो उनके लिए सोने के बराबर था। तो इसमें किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को शो कर रहा है। तो ये जो है फिगर ऑफ स्पीच शो कर रहा है हाइपरबोल। तो हाइपरबोल को शो कर रहा है क्योंकि वहां पर जो आपका हाइपरबोल आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच आपको अलग से आपको सीखना पड़ेगा। आप इसे जाकर के आप यूट्यूब पे कहीं सर्च करोगे कि फिगर ऑफ स्पीच, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप आराम से बस इसे ध्यान रख लो। अगर ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप सीधा इसे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेज दिस स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट को कौन सा मैच कर रहा है। कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन, कि मतलब लोगों की उसकी आइडेंटिटी से ज्यादा ना लोगों के लिए फूड ज्यादा जरूरी है। तो आखिर ये किस चीज को शो कर रहा है। तो ये शो कर रहा है नेसेसिटी, जरूरत, कि मतलब जो फूड है ना वो ज्यादा जरूरत चीजें है एज कंपेयर टू उनकी जो आइडेंटिटी है। क्योंकि उनके पास जो आई कार्ड वगैरह कुछ नहीं थे, बस उनको ये था कि हम किसी भी तरह से हमें जो है गार्बेज में काम करके हमें जो है वो खाना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट डज एक्वायर द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट मीन, कि जो फाइन आर्ट में एक्वायर द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। फाइन आर्ट का मतलब कि बहुत ही बिल्कुल बारीक से कोई भी काम को करना ही एक तरह से हम कहते हैं कि फाइन आर्ट कहलाता है। तो जो भी रैग पिकर थे ना वो बहुत ही एक तरह से अपने स्किल का यूज करके वो क्या करते थे, रैग पिकिंग करते थे। मतलब वहां पे जो कूड़े करकट में से भाई कौन सा काम का चीज है वो उसमें से चुनते थे, और वो एक तरह से उनका स्किल था, फाइन आर्ट था, क्योंकि कोई भी इंसान उस तरह से आसानी से इस काम को नहीं कर सकता है। तो वो जो ऑथर था उसने बताया कि हाँ यार काफी ज्यादा फाइन आर्ट जो है लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आपका फिरोजाबाद वाली उसी में है, आपकी फिरोजाबाद वाली जो कहानी है, मतलब बैंगल्स की जो कहानी है उससे ये वाला क्वेश्चन है। तो फटाफट आप इसे पढ़ लीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि हु इज द ओल्ड मैन, कि ओल्ड मैन उस कहानी में कौन था। तो ओल्ड मैन जो है उस कहानी में कौन था, मुकेश के फादर जो थे वो ओल्ड मैन थे, काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द वुमेन्स गेस्चर व्हेन द ओल्ड मैन, की कोई भी अगर बूढ़ा आदमी अगर उनके घर में आता है तो जो वुमेन्स वगैरह थी, जो औरत थी, वो क्या काम करने लग जाती थी। तो वो क्या करती थी, फटाफट अपने आप को किसी भी दीवार के पीछे जो है वो छुपा लेती थी। तो सी हाइड बिहाइंड द वॉल, तो हम कहते हैं कि किसी भी दीवार के पीछे वो अपने आप को छिपा लेती थी। ठीक है,
नेक्स्ट है कि आपको फ्रेज बताना है कि इम्प्रोवाइज्ड बैंगल्स मेकर, कि इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर्स जो है हेयर रिफर्स टू द पर्सन, कि किस पर्सन के लिए शो कर रहा है, तो पेनीलेस, मतलब कि जो भी जो इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, मतलब कि चूड़ी तो बना रहे हैं लेकिन वो एक तरह से दर्द में है, वो ज़्यादा मतलब कि खुश नहीं है उस काम को करके, तो हम कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनीलेस को जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द एल्डर वाज नॉट एबल टू, जो भी उस मतलब कि उस घर में जो बड़े लोग थे वो उस चीज में नहीं थे। टीच गुड लेसन टू हिज सन, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते थे। सेंड हिज चिल्ड्रेन टू स्कूल, बिल्कुल वो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल नहीं भेज पाते थे। रिनोवेट, ना ही वो अपने घर को पूरे अच्छे तरीके से बना पाते थे। तो हम कह देंगे 2 और 3 दोनों सही है, तो इसमें 2 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ना तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते थे और ना ही वो अपने घर को अच्छे तरीके से बना पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे भी आपका जो है एक तरह से पैराग्राफ है, आप इसे फटाफट पढ़ लीजिए। इसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट हैज हैपन टू मुकेश ग्रैंडफादर, कि जो मुकेश ग्रैंडफादर थे उनके साथ आखिरकार क्या हुआ। तो मुकेश के जो ग्रैंडफादर थे वो जो है वो अंधे हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो बैंगल्स की जो पॉलिशिंग के कारण जो होता है डस्ट निकलता है ना, उसके कारण वो ब्लाइंड हो गए थे। इसके बाद हमें जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर हमें लिटरेसी डिवाइस को जो है आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल एक तरह से वंडर का काम था, लेकिन बड़े लोगों के लिए सर्वाइवल का काम था। तो आखिरकार जो है इसमें किस तरह के लिटरेसी डिवाइस को शो कर रहा है, तो इसमें शो कर रहा है एंटीथेसिस, मतलब लोग बस अपने ही जो भी उन्हें अच्छा लग रहा है वो उसी चीज़ के लिए वो काम कर रहे थे। कि मतलब जो छोटे बच्चे थे मतलब मस्ती के लिए, यार ये काफ़ी मज़ा आ रहा है, और जो बड़े लोग थे वो अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उनके लिए उन्हें पता है कि जो भाई इस वर्ल्ड में सर्वाइवल ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होता है। तो हम कह देंगे कि इसमें आपका क्या आ जाएगा, एंटीथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास कि वाई डिड नॉट मुकेश फैमिली स्टॉप वर्किंग इन ग्लास बैंगल, कि जो ग्लास की फैक्ट्री में आखिरकार मुकेश की फैमिली जो है वो काम करना बंद क्यों नहीं कर देती है। तो देवर अंडर हैवी डेबिट, बिल्कुल नहीं, अंडर हैवी डेबिट नहीं थे। देवर बॉर्न इन कास्ट ऑफ बैंगल, हाँ अगर कोई इंसान जिस कास्ट में जन्म लेता है तो वो लगभग वही काम जो है वो करता है और वो उस काम को बंद नहीं कर सकता है। और इट वॉज देयर एंसेस्ट्रल बिजनेस, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ही पुराने सालों से चलता आ रहा है और वो उनका जो एंसेस्ट्रल काम है तो वो भी चाहते हैं कि हम भी बस वही काम ही करके अपना गुजारा कर दें। तो इसका 2 और 3 दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच सिटी एवरी स्टेट इज कंप्राइज बैंक, कौन सा ऐसा सिटी है जहां पे हर एक रोड पर आपको जो है वो चूड़ियों का जो है बनना जो है दिखेगा। वो कहाँ मिलता है? हमें फिरोजाबाद के अंदर। आज भी फिरोजाबाद में जो है हर एक जगह पर जो है वो चूड़ियां बनती नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, हमारे पास है आपका, यहाँ पैराग्राफ को फटाफट पढ़ लीजिए। ओके, आपने पढ़ लिया होगा, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है कि सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आई, मतलब उसके उनके हाथों में, मतलब कोई इसी औरत की बात कर रहा है कि सी स्टिल हैज बैंगल ऑन हर रिस्ट, कि उनकी कलाई में अभी भी बैंगल्स थे। अगर उनकी कलाई में बैंगल्स हैं यानी कि वो क्या है, वो मैरिड है बट नो लाइट इन हर आइज, मतलब वो एक तरह से जो अपने हैप्पीनेस को, जो उनकी खुशी है ना, वो उनके आंखों में नहीं दिख रही है, वो पूरी तरह से खो चुके हैं। तो जैसे हम कह देंगे नो एंगल, मतलब कि सी इज मैरिड एंड डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कि जो हैप्पीनेस को वो पूरी तरह से खो चुके हैं। नेक्स्ट है कि ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड द टोन इज ऑथर इज, जिस टोन में ऑथर ने बोला कि उनके पास तो रूफ है, छत के ऊपर, मतलब कि उनके जो सिर के ऊपर छत है, लेकिन जब वैसा नहीं है तो उनका एक अलग सा टोन निकलता है, तो वो हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक को शो करता है। ये जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक की तरह से इस बात को जो है ऑथर के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेज द स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट है किसे मैच कर, द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, कि अपने बड़ों का जो है किस तरह से जो है वो लेमेंटिस को आपका जो है यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर जो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा रीइटरेशन के यहाँ पर आपका शो कर रहा है। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डायरेक्ट या तो आएंगे या फिर वरना आएंगे नहीं, और आएंगे ना तो यही वाला आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यही वाला क्वेश्चन आएगा और आप सीधा, अगर आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना एक तरह से मुश्किल हो जाता है, खास करके इस एज पर जो में आप अभी एग्जाम देने वाले हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैज किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम्स, दिस शोज दैट, मतलब कि बिल्कुल उनका जो माइंड था वो एक तरह से बंद हो गया और उनकी जो एबिलिटी है, सपने देखने की एबिलिटी है, वो भी पूरी तरह से बंद हो गई है। मतलब एक तरह से कोई भी उन्हें जो मतलब मजा ही नहीं आ रहा लाइफ में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है आपका द ड्रगरी ऑफ वर्क हैज डिस्ट्रॉयड देयर बिजनेस एंड इम्प्रूव देयर अलॉट, मतलब एक तरह से उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है, उसी ने उसे एक तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो अपने ड्रीम के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं और ना ही वो अपने कुछ और चीज़ों को, अलग चीज़ों को इनिशिएट भी कर पाते हैं।
इसका तो हमारे पास एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है कि हु इज द ऑथर ऑफ स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग का जो ऑथर है वो कौन था, अनीस जंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेम द बर्थ प्लेस ऑफ ऑथर। ऑथर का जो बर्थ प्लेस था वो क्या था, राउरकेला। फिर है हमारे पास कि व्हाट डज द लिटिल स्प्रिंग सिंबलाइज, कि लोस्ट स्प्रिंग सिंबल, कि लोस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब है। लोस्ट स्प्रिंग का मतलब है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो उनका अपना बचपन खो जाना। तो लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड मतलब छोटे बच्चों का जो बचपन होता है जिसमें वो खुश रहते हैं, इधर उधर चहल पहल करते हैं, मस्ती करते हैं, वो चीज़ पूरी तरह से खो जाना ही लोस्ट स्प्रिंग यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन दी स्टोरी, की इस स्टोरी में ऑथर ने आखिरकार किस चीज को एनालाइज किया है। तो ऑथर ने इसी चीज को एनालाइज किया कि जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो गरीब के जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह से अपना गुजारा करते हैं और वो किस तरह से रहते हैं, उनकी सोच क्या रहती है, इसी चीज को जो है इस स्टोरी में आपका बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉट वॉज गार्बेज फॉर द पेरेंट, कि पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज था वो किस चीज का काम करता था। तो पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज था वो सर्वाइवल था, मतलब एक तरह से वो उनका सर्वाइवल करवाता था, क्योंकि अगर वो गार्बेज में काम नहीं करेंगे तो उन्हें फूड नहीं मिलेगा और फूड नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। इसी वजह से वो उनका जो है सर्वाइवल को यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब कि जो पेरेंट्स के लिए वो एक तरह से सर्वाइवल के लिए था। और अकॉर्डिंग टू ऑथर वॉट वॉज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए गार्बेज किस लिए था, वंडर मस्ती के लिए, मतलब एक तरह से छोटे बच्चों को ना वो बड़ा मजा आता था उस काम में। जैसे कि अगर अभी की बात करें तो अभी के बच्चों को पबजी खेलना या गेम खेलना, या फिर अभी के बच्चे तो क्या बाहर नहीं खेलने जाते, मतलब कि जो भी फोन चलाना, गेम खेलना और आपको व्हाट्सएप चलाना, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगता था। उस समय जो है जो बच्चा जो गार्बेज में काम करते हैं उन्हें उसी में मस्ती लगता था और उनके लिए एक तरह से वंडर्स का काम था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, कि साहिब आलम का क्या मतलब है। तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब आपका साहिब आलम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर, कि साहिब जो है वो किस चीज़ को ढूंढता था, मतलब जो गार्बेज में क्या चीज़ ढूंढता था, तो गोल्ड को, मतलब एक तरह से वो बिल्कुल प्योर गोल्ड नहीं, पर उससे अगर 1 रुपये भी मिल जाता था तो वो भी उसके लिए गोल्ड के बराबर ही होता था। नेक्स्ट हमारे पास है कि साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस, कि साहिब जो है वो कहाँ का रहने वाला, जो असली में वो कहाँ का रहने वाला था, तो वो रहने वाला था कहाँ, ढाका का। तो ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में रहता था, लेकिन वहाँ के जो भी उनके घर वगैरह बने हुए थे वो बिल्कुल आंधी में टूट गए, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से निकल करके, वहाँ से उठ के वो सीमापुरी में आकर के रहने लगे और गार्बेज के अंदर उन्होंने काम करने लगे। नेक्स्ट हमारे पास 15 है कि व्हाट डू द बॉयज अपीयर्स लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, कि जो आपका मॉर्निंग की बात करें, जो भी छोटे बच्चे थे जैसे ही सुबह होता था सारे के सारे छोटे बच्चे जो एक कट्टा लेकर के निकल पड़ते थे, वो एक तरह से ऑथर को लगता था मॉर्निंग बर्ड। जैसे कि जो सुबह जिस तरह से पक्षी निकलती है उसी तरह से सीमापुरी के अंदर जो है काफ़ी सारे बच्चे जो एक साथ निकलते थे, किस लिए, गार्बेज में से जो भी उन्हें सामान चाहिए था उस चीज़ को चुनने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप, की गार्बेज डंप में आखिरकार जो साहिब है वो क्यों जाता था, मतलब कि अलग अलग बिल्कुल नाले में या फिर उस तरह में आपको घुस घुस के वो जो है वो कुछ सामान निकालता था, वो किस चीज़ के लिए वहाँ जाता था। तो वो जाता था सिल्वर कॉइन के लिए, कुछ उसे 1 रुपये मिल जाए या 10 रुपये मिल जाए, तो उसे कुछ भी मिल जाए ना, तो वो उस चीज़ के लिए जो वो गार्बेज डंप में जाता था। तो हम कह देंगे इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड, की जो ऑथर था उसने गार्बेज को, मतलब जो कूड़े को, गोल्ड का नाम क्यों दिया, क्योंकि अगर हम बात करें तो उसकी जो वैल्यू है उसने उस तरह से वैल्यू के ऊपर रखा, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि गार्बेज में से एक सामान मिलना और वो उसी से उसे फूड मिलना, उसका सर्वाइवल मिलना, तो वो लोगों एक तरह से उनके लिए वो सोने के बराबर ही था, जो कि अभी के लोगों के लिए लगता है कि सोना है। और उस समय जो है जो भी लोग गार्बेज चुनते हैं उनके लिए इसी चीज़, वही चीज़ जो होता है वो उनके लिए गोल्ड के बराबर ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट बियरिंग चप्पल्स, की जो रैग पिकर्स थे जो कि चुनते थे वो चप्पल नहीं पहनते, तो वो क्या एक्सक्यूज दिया था उन्होंने कि हाँ मैं चप्पल क्यों। तो कई सारे बच्चे थे, किसी ने कहा कि हाँ जो मेरी मम्मी है वो मुझे चप्पल देती ही नहीं है, और कोई किसी ने कहा कि मुझे चप्पल पहनना अच्छा ही नहीं लगता, ये ट्रेडिशन ऑफ नॉट बियरिंग, और किसी ने तो ऐसे बोल दिया कि हमारे में ये ट्रेडिशन ही है कि जो कोई भी जो है रैग पिकर रहेगा वो चप्पल पहनता ही नहीं है। तो हम कह देंगे कि तीनों के तीनों जो एक्सक्यूज थे वो रैग पिकर्स जो है वो उन्हें ऑथर को दिया था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है कि व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदुपी प्रेज फॉर व्हेन ही वाज यंग, कि जब उदुपी के जो लोग प्रे किया था उन्होंने किस चीज़ के लिए किया था, कि उन्हें जो एक पेयर ऑफ शूज जो है मिल जाए, कि उसे किसी भी तरह से एक जूते का जो जोड़ा है वो उसे मिल जाए, उसका बस यही एक छोटा सा प्रे था। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन दिस लेसन, कि इस लेसन में जो आपका जो है सीमापुरी को किस तरह से दर्शाया गया है। तो सीमापुरी को दर्शाया गया ए लिटिल हेल, मतलब छोटा सा नरक,
मतलब कि नर्क जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसमें एक तरह से क्योंकि लोग इस तरह से रह रहे हैं, ना उनके पास छत है, ना वो काम भी इस तरह से कर रहे हैं कि वो कूड़े करकट में जा करके उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को चुन रहे हैं, तो एक तरह से हम कह दें कि वो एक तरह से एक लिटिल हेल्प को जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वाई डिड साहेब लीव ढाका, कि साहेब ने ढाका को क्यों छोड़ा। तो साहेब ने ढाका को इसीलिए छोड़ा क्योंकि जो है उस साहेब के पास जो है वहां पर फूड नहीं था, क्योंकि अगर खाना नहीं होगा तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो उसके पास बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा फूड नहीं था, इसी वजह से वो ढाका को छोड़ करके सीमापुरी आ गया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई आर द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, कि गांव से लोग शहर की तरफ क्यों आए, क्यों, क्योंकि स्वीपिंग ऑफ द हाउस एंड फील्ड बाय स्टॉर्म, मतलब आंधी से ना उनके जो घर थे और खेत वगैरह वो पूरे के पूरे जो है वो बिल्कुल झड़ गए, मतलब कि बिल्कुल खत्म हो गया, उड़ा ले गया आंधी। इसी वजह से लोग जो है वो गाँव से फिर सिटी की तरफ आने लगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड, कि साहिब जो है वो कहाँ पर काम करता था। तो साहिब कहाँ पर काम करता था, एक टी स्टॉल पर जो है वो साहिब काम करता था। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट चेंजेस डिड अनीस जंग सी, कि जो अनीस जंग है जो राइटर्स हैं इन साहिब व्हेन सी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ नेबरहुड, कि जब उसने देखा कि जो नेबरहुड क्लब्स हैं उसके बाहर वो खड़ा है, तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है, एक तरह से एज द लॉस्ट, कि वो अपनी आज़ादी खो चुका है, अपने जो खुशी है जो उसे इंजॉय करना चाहिए लॉस्ट जॉय खो चुका है, वो लॉस्ट ओनरशिप, मतलब वो खुद पर भी अपना जो भरोसा है वो भी खो चुका है। तो हम कह देंगे कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, वो सब कुछ एक तरह से वो खो चुका था, कि वो चुपचाप अकेला नेबरहुड के क्लब के गेट के बाहर जो है वो खड़ा रहता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज मुकेश ड्रीम, कि मुकेश का क्या सपना था। तो मुकेश का सपना था मोटर मैकेनिक बनने का, तो वो यही चाहता था कि मैं किसी भी तरह से मोटर मैकेनिक बन जाऊं। नेक्स्ट हमारे पास है कि मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता था, पर वो किस तरह से बनता। तो वो चाहता था कि मैं जो है कहाँ पे जाऊँ, गैराज में, मतलब कि जहाँ पे गैराज गाड़ियाँ वगैरह बनती है, जहाँ पे मोटर व्हीकल्स बनते हैं, मोटर मैकेनिक का काम होता है, तो वो यही चाहता था कि मैं जो है गैराज में जा करके इस चीज़ को सीखूँ कि आखिर मोटर मैकेनिक का काम होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कि वॉट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मेटेरियलाइज हिज ड्रीम टू ऑफ बिकम ए कार ड्राइवर, कि अगर जो कार ड्राइवर बनना चाहता है तो उसे कौन से एफर्ट्स करने चाहिए। तो पहले तो उसे हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, गैराज अगर नहीं जाएगा तो वो इस चीज़ को ना तो सीख पाएगा, ना वो कार चला पाएगा, ना वो कार बना पाएगा। गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, अगर कोई टीचर है जिसे वो गाइड करता है तभी वो जो है वो उस काम को आसानी से कर पाएगा। तो हम कह देंगे इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट 28 की हाउ इज द मुकेश एटीट्यूड डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, कि उसके फैमिली से मुकेश की सोच अलग क्यों थी। पहली बात वो डेयरिंग था, बिल्कुल क्लियर था, जो सोच वो रखता था वो उसी पर ही काम करना चाहता था, तो इसी तरह से वो अपने फैमिली से थोड़ा सा अलग था। नेक्स्ट हमारे पास है कि हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद में जो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कि लोकल फैमिली को एम्प्लॉयज किया था। तो मतलब कि वहाँ पे जो लोकल फैमिलीज थे वो आखिरकार फिरोजाबाद में किस काम को जो है वहाँ पर करते थे। तो वो किस में काम करते थे, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जो ग्लास को गलाने की जो कंपनी होती है ना वो उस चीज़ में काम करते थे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है जहाँ पे ग्लास को जो है वो गला रहे हैं, तो उसका जो मेन काम होता था कि ग्लास को गला के अच्छे से उसे करके फिर कलरफुल बैंगल्स को बनाना, चूड़ियों का बनाने का वहाँ पर काम होता था। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, कि ग्लास इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा काम था जिसके कारण जो बच्चों का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था। पहली बात तो डार्क डिंगी सेल विदाउट लाइट, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं था, कोई एयर नहीं था, बिल्कुल डार्क जगह पर जो है वो ग्लास को गलाते थे और वहाँ पर काम करते थे। डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ बेल्डिंग लाइट, कि जब उसको बेल्डिंग करते थे तो वहाँ पर बहुत ही जो उसके जो वो होता है ना साउंड के साथ साथ जो उसमें अगर लाइट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है जो कि आंखों को भी चुभता है। साथ ही वहाँ उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। तो ये सभी चीज़ें जो है बच्चों का कंडीशन एकदम ही वर्स्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट कंपेल द वर्कर्स इन बैंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, कि क्या चीज़ था जो कि लोगों को मतलब जो फिरोजाबाद में लोग काम करते थे उससे पॉवर्टी की तरफ लेकर के चला गया। तो एक तो कास्ट था, उनका जो कि एक कास्ट का तरीका होता है कि भाई जो बंदा जिस कास्ट का है वो वही काम करेगा, ना कि वो कोई और काम वो नहीं कर सकता है, ऐसे वहाँ के लोगों की सोच थी। तो इसी तरह से वो भी उन्हें एक तरह से पॉवर्टी की तरफ ले गया। साथ ही फिर कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, जो सोसाइटी में लोग होता है एक कर्मा कहते हैं कि हाँ भाई कि जैसा आपने पहले किया होगा उसी का ये कर्मा है, जो कि आप इस कास्ट में जन्म लिए हो तो आपको यही काम करना पड़ेगा। सोसाइटी भी यही कहती थी कि अगर हमारी कास्ट ऊपर है आपकी कास्ट नीचे है तो आप ही ये काम करोगे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो वो भी एक तरह से उनको बहुत सी पॉवर्टी में ले आया, और जो पॉलिटिशियंस वगैरह थे वो भी उनको इस फील्ड में जो है पॉवर्टी की तरफ लेकर के चले गए, जो भी वहां पे लोग काम करते थे। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसका भी आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास 33 की हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर, कि जो बैंगल्स मेकर है उसकी जो पुअर कंडीशन है, इतनी गरीब हालत है, वो किसके कारण है? सबसे पहले जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो है उनके पास इतना मनी होता ही नहीं था कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। तो इस तरह से एक तरह से जो है वो पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, साथ ही सोसाइटी, क्योंकि उनकी सोच अलग थी कि यार अगर तुम लोग ये काम कर रहे हो तो सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। और ब्यूरोक्रेट मतलब कि जो एक तरह से पॉलिटिशियन की जो होते हैं वो उनका भी यही मानना था, इसी वजह से वो सारे के सारे लोग ही ये रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वहाँ जो बैंगल मेकर थे वो पूरी तरह से गरीब थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड टू अचीव, मतलब एक ने सोचा कि अगर वो जो पा लेता है जो लोग नहीं पाते हैं अपने लाइफ टाइम में, तो उसके पास रूफ होगा उसके हेड के ऊपर। ये लाइन जो है वो किसके रेफरेंस में बोला गया था? तो ये बोला गया था ये जो एल्डरली वुमेन्स ओल्ड हस्बैंड के लिए, ये बात जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑथर ने बोला था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 35 में हमारा आता है व्हाट बोदर द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स, जो बैंगल मेकर्स थे वो किस को क्या चीज़ जो है वो उसे सबसे ज़्यादा बॉदर करता था? तो इसकी जो पॉवर्टी और जो कास्ट वाला जो तरीका है ना, वो सबसे ज़्यादा उसे अजीब लगता था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों के लिए कास्ट या पॉवर्टी की मतलब कि वो ज़्यादा अमीर नहीं, मतलब कि अजीब तरीके से उनके साथ जो है वो व्यवहार करता था। वही चीज़ जो है वो ऑथर को काफ़ी ज़्यादा बॉदर करता था, अजीब लगता था। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम, कि रैग पिकिंग उनके लिए क्या बन चुका था? तो रैग पिकिंग जो है उनके लिए फाइन आर्ट था, कि मतलब जो लोग भी रैग पिकिंग कर रहे थे सीमापुरी के अंदर वो उनका फाइन आर्ट था, क्योंकि कोई भी आसानी से रैग पिकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए भी चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ मुझे उठाना है और क्या चीज़ नहीं उठाना है। तो एक तरह से ऑथर को लग रहा था काफ़ी ज़्यादा ये फाइन आर्ट है, जो कि सबके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट है कि वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम, की एक दिन जो है वो साहेब को देखा कि हाँ भाई वो किसी के साथ क्या 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 चीज़ खेल रहा था, तो वो किस गेम को खेल रहा था? वो खेल रहा था टेनिस। फिर मुकेश बाजे, मुकेश क्या था? तो मुकेश जो है वो एक बैंगल मेकर था, क्योंकि जहाँ पर जो चूड़ियाँ वगैरह बनता था वो वहाँ पर रहता था मुकेश, तो मुकेश जो है वो बैंगल मेकर था। नेक्स्ट हमारे पास है कि मुकेश फादर बाज, कि मुकेश फादर जो है बैंगल मेकर बनने से पहले क्या काम करते थे? तो वो टेलरिंग का काम करते थे, मतलब कपड़े सिलने का काम करते थे, तो वो टेलर थे बैंगल्स बनाने से पहले। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है कि द फ्रेल वुमेन ऑफ इन मुकेश हाउस इज हिज, कि जो मुकेश हाउस में जो फ्रेल वुमेन था वो क्या था? तो वो उनके जो बड़े भाई थे उसकी जो वाइफ थी, वही यहाँ पर जो है फ्रेल वुमेन को इस कहानी में शो किया गया है। ये थे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हमने कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, बाय।